ठीक है, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और हम लोग सेल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, और सेल में हम लोगों ने दो चीजें उसके बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। जब मैं बोलता हूँ सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, तो तुमको बताना पड़ेगा कि इसका पहला बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। मुझे बताओ यश। भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वेरी मेम्ब्रेन। गुड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। और दूसरा क्या होता है तुम्हारा? भैया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता है। और तुम्हारा तीसरा क्या होता है तुम्हारा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म होता है ना। साइटोप्लाज्म होता है। अब सुनो, सेल ऑर्गेनेलीज होती है। हाँ, जिसमें सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। अब बात ये है कि जैसे मान लो कि जो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर है जो उसको जिंदा करके रखता है, तो अगर मान लो कि सेल के पास ये तीनों चीजें हैं, तो हो सकता है कि वो तुम्हारा यूकैरियोटिक हो, और या हो सकता है वो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक हो। तो यूकैरियोटिक तुम्हारे वही वो होते हैं जिनमें मतलब क्या कहते हैं, ये तीनों जो चीजें होती हैं पाई जाती हैं। और वो तुम्हारी न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियस होगा वो भी मेम्ब्रेन होगा। और जो साइटोप्लाज्म में तुम्हारे जो सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे तुम्हारे मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे हम बोल देते हैं कि यार वो जो सेल है वो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल है। और जो तुम्हारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता है, लेकिन तुम्हारा न्यूक्लियस तुम्हारा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। तो जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या बोल देते हैं बताओ? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक बोल देते हैं। और जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और इस तरीके के जो एमिनेंट मतलब काफी प्रोमिनेंट तुम्हारे वो जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, वो सारे एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये डिफरेंट है, तुम मतलब डिफरेंस एक तरीके से कि कौन तुम्हारे सेल होंगे वो तुम्हारे यूकैरियोटिक होंगे, कौन तुम्हारे प्रोकैरियोटिक होंगे। तो हमने, अगर मैं मैक्सिमम यूकैरियोटिक की ही बात करता हूँ क्योंकि हम लोग लिविंग सेल्स ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरा कवर कर लिया कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तुम्हारा बाई मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड की। न्यूक्लियस हमने पूरा कर लिया। आज हम लोग साइटोप्लाज्म पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में हम लोग बस छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। और फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट करने के बाद जैसे ही आज का दिन हमारा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम लोग सेल ऑर्गेनेलीज में आते जाएंगे। देखो, मैं अगर साइटोप्लाज्म के नेचर और अकरेंस की बात करता हूँ, तो जो तुम्हारा सेल का ये जो तुम्हारा क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म होता है, ये तुम्हारा सेल का पार्ट होता है। अगर जैसे मान लो कि मैंने ये सेल बना दिया, ठीक है, तो ये सेल का पार्ट होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये किसी न किसी के बीच में पाया जाएगा। तो ये जो जिसके बीच में पाया जाता है वो क्या है तुम्हारा? एक है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक पाया जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को जो कवर कर रखता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते थे उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा के बीच में जो तुम्हारा लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओ सॉरी, वो साइटोप्लाज्म। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। आ गया ना। तो यही होता है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। समझ में आ गया। तो अब ये जो तुम्हारा, जैसे मान लो कि अगर मैं बोल देता हूँ, तीन केस लेता हूँ। अगर मैं सेल बोल देता हूँ, सेल में मैं अगर लिक्विड सब्सटेंस की केवल बात करता हूँ, अगर मैंने बोल दिया प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें तुम्हारा साइटोप्लाज्म भी होगा, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा उसके साथ साथ वो भी हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म केवल, तो न्यूक्लियोप्लाज्म इज द लिक्विड विच इज ओनली फाउंड इनसाइड द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। तो मतलब न्यूक्लियस के जो अंदर तुम्हारा लिक्विड होता है, लिविंग सब्सटेंस होता है जो लिक्विड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। क्या बोलते थे उसको? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल देते हैं। लेकिन जब मैं बोल देता हूँ साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा पाया क्या जाता है? साइटोप्लाज्म भी तुम्हारा लिक्विड है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या होता है बेसिकली? वो होता है तुम्हारा साइटोसोल, और होता है सेल ऑर्गेनेली। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो हम ये जानेंगे कि यार ये तुम्हारा साइटोसोल क्या होता है, और सेल ऑर्गेनेलीज का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, ये काम में क्या आते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। तो मुझे बताओ, अभी तक जो मैंने एकदम छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया सेल और तुम्हारा साइटोप्लाज्म के बारे में, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे बताओ। आ गया? यस सर। ठीक है। अब देखो, जब भी तुम साइटोप्लाज्म को, जब मैं तुमको दिखाऊंगा, वीडियोस दिखाऊंगा, जब तुम साइटोप्लाज्म को देखोगे तो लिक्विड लिक्विड जैसा दिखेगा। और लिक्विड लिक्विड सब्सटेंस के अंदर उसमें छोटे 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 तुमको क्या दिखेंगे? ग्रेन्यूल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे टुकड़े। तो वो ग्रेन्यूल्स जब छोटे छोटे होते हैं तो एक मास क्रिएट कर देते हैं। तो जो तुम्हारा ग्रेन्यूल्स मास होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोप्लाज्म। इंडोप्लाज्म। इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस से तुम मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। इंडोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, अभिषेक बताओ इंडोसाइटोसिस क्या होता है?
यश तुम बताओ एंडोसाइटोसिस क्या होता है? भैया द प्रोसेस ऑफ इन विच प्रोटीन्स और ऑस्मोसिस मॉलिक्यूल्स गो इनसाइड द सेल गो मतलब कोई भी इनटू पार्टिकल या द कुछ भी चीज है, अगर वो सेल के अंदर आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं इंडोसाइटोसिस। तो जो तुम्हारे इंडोसाइटोसिस को इंडोप्लाज्म से मतलब कंफ्यूज मत हो जाना। तो इंडोप्लाज्म बेसिकली वो तुम्हारे मांस है या फिर वो जो तुम्हारे छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स का वो छोटे छोटे एक हिस्सा है जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। तो अगर जैसे तुम साइटोप्लाज्म को तुम ध्यान से देखोगे तो साइटोप्लाज्म की एक ग्रीसी लेयर भी तुमको दिखेगी जो कि मतलब क्या कहते हैं ग्रीसी मास को अंदर स्टोर करके रखती है और बाहर मतलब एक मास एक मतलब ग्रीसी लेयर टाइप की बना देती है। तो जो तुम्हारी ग्रीसी लेयर है जो उसकी आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं सेल कॉर्टेक्स। क्या बोल देते हैं उसको? सेल सेल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स। और अगर तुमको सेल कॉर्टेक्स नहीं बोलना पसंद है तो तुम बोल सकते हो एक्टोप्लाज्म। क्या बोल सकते हो? एक्टोप्लाज्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो प्लाज्म एक तरीके से बोल सकते हैं कि तुम्हारा एरिया है। क्या है? एरिया। जब मैं बोलता हूँ प्रोटोप्लाज्म तो प्रोटोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जिसमें तुम्हारा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों पाया जाता है। जब मैं बोलता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जिसमें तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ साइटोप्लाज्म तो साइटोप्लाज्म में एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर तुम्हारा साइटोसोल और सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। तो ठीक वैसे अगर मैं जैसे बोल देता हूँ इंडोप्लाज्म तो इंडोप्लाज्म में एक अंदर की ओर एक ऐसा एरिया है जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली मतलब सॉरी जो तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है जिनमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। और अगर जैसे हम बोल दूं एक्टोप्लाज्म तो एक्टोप्लाज्म एक ऐसा एरिया है जो तुम्हारा मतलब सेल ऑर्गेनेली को मतलब एक बना के रखता है जो उसमें ग्रीसी लेयर्स बना के रखता है। तो मुझे बताओ इतना किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं भैया। नहीं है पक्का? ठीक है। तो अभी देखो मैं बताता हूँ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि यार साइटोप्लाज्म में तुम्हारा क्या क्या पाया जाता है तो सबसे पहले तुम्हें याद होना चाहिए कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या करता है तुम्हारे पास उसके पास लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म इज जस्ट नथिंग, इट इज अ कंसिस्ट ऑफ एन लिक्विड सब्सटेंस। क्या हो जाएगा उसके पास? वो लिक्विड सब्सटेंस होगा। अब इसी लिक्विड सब्सटेंस में तुम्हारा क्या पाया जाएगा? तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं ना। क्या पाए जाते हैं? इसी 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 इसमें तुम्हारे डिफरेंट तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। और सेल ऑर्गेनेलिज के साथ साथ तुम्हारी एक और चीज पाई जाती है वो है तुम्हारा साइटोसोल। तो मतलब साइटोप्लाज्म एक तुम्हारा लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर तुम्हारा पाया जाता है सेल ऑर्गेनेलिज और पाया जाता है तुम्हारा साइटोसोल। तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि साइटोसोल का काम क्या होता है, साइटोसोल का वर्क क्या होता है और सेल ऑर्गेनेलिज बेसिकली किस फंक्शन में काम में आते हैं। और इसके साथ साथ मतलब साइटोप्लाज्म एक लिक्विड सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, साइटोसोल पाया जाता है और साइटोसोल के साथ साथ तुम्हारे क्या होते हैं कुछ इनसॉल्युबल वेस्ट भी होता है। इनसॉल्युबल वेस्ट या फिर मान लो कि जैसे कुछ तुम्हारा प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया या फूड प्रोडक्ट हो गया तो वो सब भी पाया जाता है। तो ये समझ में आ गया ना? अगर जैसे मान लो कि मैं सेल बनाता हूँ तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाद जितना भी तुम्हारा ये जो सब्सटेंस बच रहा है, ये जितना भी तुम्हारा सब्सटेंस बच रहा है वो है तुम्हारा साइटोप्लाज्म। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर तुमको माइटोकॉन्ड्रिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस इस तरीके के सेल ऑर्गेनेलिज भी पाए जाएंगे और उसके साथ साथ तुमको साइटोसोल भी मिलेगा इसमें। और तुम्हें कुछ क्या कहते हैं इनसोल्यूबल वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिल जाएंगे जैसे तुम्हारा स्टार्च हो गया या फिर मान लो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ग्लाइकोजन हो गया। आज की क्लास में तुम्हारा एक ग्लाइकोसिस वर्ड एक आएगा, ठीक है? शायद ग्लाइकोसिस एक वर्ड है। तो ग्लाइकोसिस प्रोसेस क्या होता है मैं उसके बारे में तुमको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है? तो ये ग्लाइकोसिस प्रोसेस के लिए जो तुम्हारे इसमें जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने अभी तुमको जितना बताया? Yes, sir. आ गया ना? तो अभी हम क्या करेंगे साइटोसोल को पढ़ने से पहले ये काम करते हैं क्या हम लोग साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं कि एक्चुअली में दिखता कैसे है, कैसे दिखता है, क्या चीजें होती है ना। तो ये देखो ये क्या है तुम्हारा, ये है सेल, एक एनिमल सेल है। और अगर तुम एनिमल सेल को तुम आराम से देखोगे तो ये क्या है, तुम छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं और लिक्विड जैसा सब्सटेंस है ना। तो ये जो मतलब क्या कहते हैं ग्रेन्यूल्स जैसा मास है, जो छोटे छोटे टुकड़े दिख रखे हैं एकदम छोटे छोटे, है ना, दिख रहा है ना ये छोटे छोटे, ये तुम्हारे कुछ इनसेल्यूबल पार्टिकल्स भी होंगे या फिर इनसेल्यूबल तुम्हारे वो सब भी हो सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, इनको हम बोलते हैं इंडोप्लाज्म। इनको क्या बोल देते हैं? इंडोप्लाज्म। तो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर जितना भी तुम्हारा मास होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडोप्लाज्म बोल देते हैं। और जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के ऊपर एक जो ग्रीसी लेयर होती है, जो एकदम जो क्लियर इमेज होती है, जो मतलब क्या ग्लासी लेयर, सॉरी मैं ग्लीसी लेयर पढ़ रहा था, ग्लासी लेयर होती है वो जो उसको मतलब क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट दिखाती है कि हाँ अंदर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं क्या चीज है, कि माइट्रोकॉन्ड्रिया कहाँ है क्या है, जब हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं एक्टोप्लाज्म या बोल देते हैं सेल कॉर्टेक्स। तो याद रख लेना जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है वो तुम्हारे इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को अंदर नहीं जा पाता जब तक वो न्यूक्लियर पोर्ट से अंदर नहीं जाएगा। और मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर नहीं जा सकता। तो बेसिकली जो तुम्हारा जो साइटोप्लाज्म है वो एक पार्ट है किसकी किसके बीच में?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, इसके तो आगे ये लेके चलता वाला हूँ। बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे? तो यही वाला एक बार कौन रिपीट कर दीजिए। कौन सा पूछ रहे थे? वीडियो फिर से देखना है। आवाज नहीं आ हाँ रही हाँ क्लियर। सर। देखो मैं दिखा रहा हूँ, यही बता रहा था कि बेसिकली तुम्हारे के ये साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड जैसा सब्सटेंस दिख रहा है, और जिसके अंदर तुम्हारे पाए जा रहे हैं ये क्या कहते हैं, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये जो छोटे छोटे तुमको दिख रहे हैं ना रेड कलर के, इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और ये जो न्यूक्लियस के बगल में जो तुम्हारा अटैच जो रखा है, इसको क्या बोलते हैं बताओ अभिषेक? जो न्यूक्लियस के जस्ट एकदम बगल में अटैच हो रखा है ऐसा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम है ना। तो ये एक तुम्हारा सेल ऑर्गेनेल हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, उसके जो तुम्हारे उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, तुम्हारा एक्वस मतलब क्या कहते हैं सब्सटेंस पाया जा रहा है, लिक्विड जैसा सब्सटेंस पाया जा रहा है, तुम्हारा साइटोसोल पाया जा रहा है। और साइटोसोल के साथ साथ तुम्हारे काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, और इनके साथ साथ भी काफी सारे तुम्हारे इंसोल्यूबल वेस्ट या फिर स्टोरेज, तुम्हारे स्टोरेज प्रोडक्ट हो गए जो इसको एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं बाद तक, जैसे मान लो कि स्टार्च हो गया या फिर लिपिड हो गया। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें इसके पास पाई जा रही हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी जो इसके अंदर चीजें पाई जा रही हैं, अभी हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे हल्का फुल्का। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया? यस सर। आगे ना, तो अभी देखो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा होने वाला है साइटोसोल। कि भाई ये साइटोप्लाज्म के अंदर तुम्हारा साइटोसोल होता क्या है? देखो साइटोसोल बेसिकली कुछ नहीं होता, ये बेसिकली प्रोटीन फाइबर होते हैं। फाइबर जानते हो कैसा होता है? जब कभी भी तुमने आम खा रहे होगे तो आम तुम्हारे दांतों में फंसते तो तुम्हारे रेशे टाइप के फंसते हैं, फंसते कि नहीं फंसते, है ना? तो ये इस तरीके के फाइबर होते हैं। तो जब तुम कभी भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से कभी भी अगर तुम लोग क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म को देखोगे, तो जैसे मान लो कि हम लोगों ने वो तुमको दिखाया था क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल तुमने देखा था ना, एकदम रेसे 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 ऐसे फैला हुआ था, जिसके अंदर तुम्हारा डीएनए और वो सब था। ठीक वैसे ही साइटोसोल के अंदर मतलब क्या कहते हैं जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर भी काफी सारी रेसे रेसे होती हैं, जो कि बेसिकली तुम्हारा एक प्रोटीन फाइबर होता है, और उसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोसोल बोल देते हैं। तो ये प्रोटीन फाइबर जो होता है ना, जो कि तुम्हारा बेसिकली एक तरीके का जो मतलब क्या कहते हैं रेसे रेसेदार होता है, तो इसका काम क्या होता है, ये एक तरीके का साइटोस्केलेटन जैसा वर्क करता है। क्या करता है? तुम्हारा साइटोस्केलेटन वर्क। हमारे बॉडी में स्केलेटन क्या है? तुम्हारी हड्डियां है ना, जो तुम्हारी बॉडी को मूव कराती है, कराती कि नहीं कराती मुझे बताओ? जैसे बॉडी को मूव कराना, हाथ को उठाना, मसल्स को उठाना, ये सब करना। तो ठीक वैसे ही साइटोस जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोसोल है, उसके अंदर भी काफी सारे मतलब क्या कहते हैं फाइब्रियस चीजें हैं, फाइबर वाली चीजें हैं, जिनको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। तो ये जो स्केलेटन है, यही तुम्हारा मतलब एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करता है, तो जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं चीजें आराम से इधर से उधर जा पाती हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई ग्रेन्यूल्स है, या फिर जैसे मान लो कि कोई राइबोसोम्स है, उसको वहां तक पहुंचाना है। जैसे मान लो कि ये सेल है, सेल जैसे मान लो कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और यहाँ कोई फूड मटेरियल है, उसको तुमको क्या कहते हैं न्यूक्लियस तक पहुंचाना है। तो ये जो स्केलेटन है, ये साइटोस्केलेटन, यही साइटोस्केलेटन इसको जाके वहां तक पहुंचाता है, मदद करता है, मतलब इस तरीके से मदद करता है। तो यही तुम्हारा क्या कहते हैं ये जो साइटोस्केलेटन है, जो इसको पूरा बना के रखा है, इसी पूरे मतलब क्या कहते हैं इसी को हम लोग बोल देते हैं साइटोसोल। अब मैं अगर बात करूंगा कि तुम्हारे ये फाइबर एक्चुअली में कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब अलग अलग जो टाइप के जो फाइबर पाए जा रहे हैं, उनका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। हो सकता है कि कुछ फूड मटेरियल को पहुंचाने के काम में आते हो, कि यहाँ से वहां तक पहुंचाना है। अब हो सकता है कि कोई चीज ऐसा मटेरियल हो कि जो उसको एग्जिट आउट करने में मदद करता हो, या फिर कोई एक ऐसा मटेरियल हो जो कि उसको एकदम एक जगह स्थिर करने की कोशिश करता हो। तो अगर मैं इस हिसाब से बोलता हूँ, तो जो तुम्हारे साइटोस्केलेटन है ना, जैसे तुम्हारा मैं बोल दूं कि हाथ की हड्डी का काम क्या है, पैर को उठाना या हाथ को उठाना, तो ठीक वैसे अगर मैं साइटोस्केलेटन में बोल देता हूँ माइक्रोट्रेब्यूल्स, तो माइक्रोट्रेब्यूल मतलब माइक्रोट्रेब्यूल जो है ना, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब जैसा, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा एकदम छोटा सा ट्यूब जैसा एक फाइबर है, उसका एक अपना अलग काम है। एक तुम्हारा होगा माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट होगा, तो माइक्रोफिलामेंट का उसका एक अपना अलग काम है। और फिर एक तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट आ जाता है, मतलब क्या कहते हैं कि इसके जस्ट छोटा, इससे और थोड़ा सा छोटा है, उसका एक अलग ही काम होता है। वो काम क्या होता है वो मुझे नहीं मालूम, बस मुझे इतना मालूम है कि साइटोस्केलेटन जो होता है वो 3 टाइप का होता है, और इनके अपने अलग अलग वर्क होते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारी चीजें हैं वो बड़े आसानी से उधर उधर से चली जाती हैं। तो देखो यही जो तुम्हारा जो फाइबर है, जो कि तुम्हारा बेसिकली प्रोटीन से बना हुआ है, ये सारे तुम्हारे सेलुलर मतलब क्या कहते हैं मूवमेंट को चलाते हैं, कि एक सेल तुम्हारा कैसा चलेगा, मतलब मूव करेगा। अगर जैसे मान लो कि मैं अमीबा बोल देता हूँ, मुझे बताओ अमीबा जब तुम्हारा फूड लेता है तो वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है कि नहीं बनाता है, जिसको हम लोग पिसिडोफीडिया बोलते हैं। वर्ड नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? सेवेंथ एट्थ में सुनने को होगा, यस सर, वो पिसिडोफीडिया। फॉल्स लेग्स अमीबा की। हाँ, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फूड है और ये तुम्हारा अमीबा आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो मतलब क्या कहते हैं फूड के अराउंड मतलब क्या कहते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ना।
मतलब कुछ ऐसा करके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, बाद में उसको मतलब क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस प्रोसेस की तरफ ले लेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बना पा रहा है, ये जो तुम्हारा सेलुलर मूवमेंट हो पा रहा है, ये कैसे हो पा रहा है? ये तुम्हारा इसी वजह से हो पा रहा है। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारा सेलुलर मूवमेंट किसकी वजह से हो पा रहा है? इन्हीं साइटोस्केलेटन की वजह से हो पा रहा है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान देना। और जब हम लोग बोलते हैं कि जो अमीबा है वो पिसिडियोपोडिया के थ्रू मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना के तुम्हारा फूड को ले रहा है, तो उसको ज्यादातर हम लोग बोल देते हैं एम्बॉइड मूवमेंट। क्या बोल देते हैं उसको? एम्बॉइड मूवमेंट। इस चीज को मत भूलना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। Yes, sir. आ गया ना? अब देखो, जो अब जैसे इसको और भी चीजों से वर्ड बोलते हैं, जैसे साइकोसिस, जैसे साइकिल, जैसे साइकिल जानते हो, लाइफ साइकिल, कि मतलब इंसान पैदा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर उसके बाद बूढ़ा होगा, मर जाएगा। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ साइक्लोलिसिस, तो मतलब कि जो तुम्हारा सेल है उसकी साइकिल क्या है, कि मतलब वो कैसे मतलब बढ़ेगा, कितना चौड़ेगा, कितना मतलब क्या सामान्यता तो पहुंचाएगा। तो उस पूरे साइकिल को भी हम लोग काफी बोल देते हैं कि यार वो साइटोसोल ही उस चीज को पूरा वर्क कर रहा है, उस चीज को पूरा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरीके से मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये जो साइटोस्केलेटन है, ये एक तरीके से शेप डिजाइन कर रहा है कि कौन सा शेप किसका क्या होगा। जैसे मान लो कि मैं स्पर्म सेल बनाता हूँ, तो मैंने कल स्पर्म सेल बनाया था, वो कैसा था? वो इलांगनेटेड था। कैसा था? वो इलांगनेटेड था। लेकिन जो तुम्हारा फीमेल का जो तुम्हारा सेक्स सेल था, वो तुम्हारा ओवम था, वो कैसा था? वो गोल था। तो वो गोल है, वो ये है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है? वो साइटोस्केलेटन की वजह से हो रहा है। तो जो बेसिकली किस चीज का पार्ट है, वो है तुम्हारा साइटोसोल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे ये बताओ। हाँ सर, आ गया। आ गया ना? तो अभी देखो तुम लोग को साइटोसोल दिखाते तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि भैया क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है? ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा बेसिकली एक एनिमल, तुम्हारा एनिमल सेल। और ये है तुम्हारा साइटोप्लाज्म जो दिख रहा है। अब ये देखो, साइटोप्लाज्म को अगर हम और अंदर से देखेंगे, तो ये देखो छोटे 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 फाइबर्स तुमको दिख रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब एक फाइबर अलग दिख रहा है, एक फाइबर अलग दिख रहा है। तो ये देखो, ये माइक्रोफिलामेंट है। इसमें तुम्हारी ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। इनके सबके अपने अलग अलग वर्क हैं, है ना? कुछ काम को ट्रांसपोर्ट करने काम में आ रहा है, ये सब में आ रहा है। तो ये बेसिकली तुम देख पा रहे हो, ये तुम्हारा क्या है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा है। और हम इसी को प्रॉपर पूरे उसको क्या बोलते थे, जिसमें तुम्हारा क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट, या फिर तुम्हारा क्या कहते थे, मैंने एक और बोल दिया था, तुम्हारा इंटरमीडिएट फिलामेंट, है ना? तो इन तीनों को मिला के एक बोल देते हैं साइटोस्केलेटन। और यही साइटोस्केलेटन किस चीज का बना होता है? तुम्हारा प्रोटीन फाइबर का बना होता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं साइटोसोल, जो कि ये है ना? ये क्या है? ये चीज है। तो याद रख लेना, जो साइटोसोल होता है वो बेसिकली तुम्हारा प्रोटीन फाइबर्स को लेकर चलता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। और साइटोस्केलेटन बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है, जो कि ज्यादातर तुमको यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा। और ये जो नेटवर्क होता है, ये तीन तरीके का होता है। एक या तो माइक्रोट्यूब्यूल होगा, माइक्रोफिलामेंट होगा, या तो इंटरमीडिएट फिलामेंट होगा। और इसका काम क्या होता है? सेल की शेप को मेंटेन करना, या फिर जितना भी तुम्हारा सेलुलर मूवमेंट हो रहा है उस चीज को चलाना। फिर वो भले चाहे तुम्हारा एम्ब्रियोइड मूवमेंट में हो रहा है, या फिर तुम्हारा साइक्लोलिसिस में हो रहा है। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? अब ये देखो, जब मैं बोलता हूँ प्रोटीन फाइबर, मतलब साइटोस्केलेटन जो तीन टाइप के, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रो ट्यूब्यूल, या इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो मैंने किसको ऐसे क्यों बोल दिया कि यार ये तुम्हारा ये प्रोटीन ही होता है एक्चुअली में? तो मैं जब बोलता हूँ माइक्रो ट्यूब्यूल, तो ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल है, ये किस चीज से बना है? ये तुम्हारा प्रोटीन से बना है। कौन से प्रोटीन से? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना है। और अगर मैं बोल देता हूँ माइक्रोफिलामेंट किस चीज से बना है, तो वो तुम्हारा एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है। एक्टिन प्रोटीन का काम क्या होता है? वो तुम्हारे सामान को अंदर से बाहर करने के उसमें काम में आता है। याद आ रहा है? एक्टिन तुम्हारा मैंने बताया था एक कुछ, यश वर्ड याद आ रहा है कुछ? एक्टिन मायोसिस, इस तरह, सॉरी मायोसिस बोल रहा हूँ, एक्टिन प्रोटीन वाला। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? बताओ मुझे। भैया एक्टिव प्रोटीन एंड पैसिव प्रोटीन। नहीं, एक्टिव प्रोटीन नहीं, यहाँ तुम्हारा एक्टिन लिखा है ना? तो एक्टिन, हाँ बेसिकली जो तुम बताना चाह रहे हो वही चीज है। मतलब एक्टिन प्रोटीन की मदद से तुम्हारा क्या कहते हैं कि बड़े आसानी से तुम्हारा वो हो जाता था। याद करो, जो मैंने तीन टाइप के बताए थे, तुम्हारा क्या कहते हैं कि जैसे मान लो कि तुम्हारा कुछ रिसेप्टर मीडिएटेड होगा एंडोसाइटोसिस, और एक तुम्हारा होगा नॉर्मल एंडोसाइटोसिस, है ना? इस तरीके से। तो जब मैंने बताया था कि जो तुम्हारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होता है, तो वो तुम्हारा एक्टिन प्रोटीन की वजह से होता है। ये सारी चीजें हो गई। तो अभी अगर देखो, जैसे मैंने तुमको ये साइटोस्केलेटन तुमको दिखा दिया, एक बार फिर से देख लो ये क्या चीज है ना? प्रॉपर एक एनिमल सेल है। एनिमल सेल के अंदर ये तुम्हारा लिक्विड जैसा सब्सटेंस, तुम्हारा तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये काफी सारे तुम्हारे साइटोस्केलेटन पाए जा रहे हैं।
जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्क में आ रहे हैं, जैसे माइक्रोफिलामेंट जो कि तुम्हारा बेसिकली किस चीज से बना है, एक्टिन प्रोटीन से बना है। तुम्हारा क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल जिस चीज से बना है वो है तुम्हारा क्या कहते हैं ट्यूब्यूल्स तुम्हारा प्रोटीन, और तुम्हारा एक हो गया इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि तुम्हारा बन रखा है क्रेटिन से बन रखा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे ये बताओ। आ गया इतना, इतना समझ में आया? हाँ भैया। आ गया। तो अब देखो जो सेल के अंदर ये जो तुम्हारे तीन तरीके के जो साइटोस्केलेटन पाए जा रहे हैं जो प्रॉपर तुम्हारा साइटोप्लाज्म बना पा रहे हैं, और हम लोग जब ओवरऑल ही बोलते हैं कि भैया जो साइटोप्लाज्म होता है वो लिक्विड जैसा सब्सटेंस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो तुम्हारा साइटोसोल है इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम तुम्हारा लिक्विड होगा। तो इसमें अगर देखा जाता है ना तो तुम्हारा 90% तुम्हारा वाटर ही पाया जाता है। समझ रहे हो, 90% तुम्हारा वाटर पाया जाता है, और उसके साथ साथ तुम्हारे कुछ अलग बायोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं। अभी बायोकेमिकल्स के बारे में बताऊंगा। केमिकल्स मतलब जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, क्लोरीन इस तरह के हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, है ना, इस तरीके की चीजें भी पाई जाती हैं। तो अब जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि कुछ आयन पाए जा रहे हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं, तो वो जो अगर मान लो कि अगर जैसे सॉल्ट है या शुगर है या फिर कुछ अमीनो एसिड है या फिर न्यूक्लियाइड्स है, जैसे मैं बोल देता हूँ जो डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं अगर बोल देता हूँ स्मॉल मॉलिक्यूल, क्या बोल देता हूँ, स्मॉल मॉलिक्यूल जो तुम्हारे वाटर जो जो डिसॉल्व हो जाते हैं, जो तुम्हारे ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सोल्यूशन जब मैं तुमको क्या कहते हैं जब सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा इज एसिड बेस एंड प्योर, तो ट्रू सोल्यूशन बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन होता है जो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट दिखता है। तो जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में तुम्हारा 90% वाटर पाया जा रहा है, जो कुछ बायोकेमिकल पाए जा रहे हैं, तो इनमें से तुम्हारे कुछ आयन है, कुछ मॉलिक्यूल्स है, और वो जो मॉलिक्यूल्स है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, वो तुम्हारा ट्रू सोल्यूशन बना रहे हैं। तो जिसकी वजह से वो जो चीजें हैं वो बड़े काफी डिसॉल्व तरीके से लगती है, ट्रांसपेरेंट जैसे लगती है। तो वो ट्रू सोल्यूशन जैसे कौन कौन बना रहा है, तुम्हारा सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, तो मतलब ये चीजें तुम्हारे उसके सेल के अंदर पाई जा रही हैं। क्या पाई जा रही है, इस चीज को जान देना। ठीक है, ये सब हो गया तुम्हारा, कुछ कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स हो गया या फिर तुम्हारा वाइटामिन हो गया। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ लार्ज मॉलिक्यूल्स में जैसे क्या हो जाता है तुम्हारा प्रोटीन, है ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है तुम्हारा प्रोटीन हो जाता है। तो ये प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन क्या कर देता है, कोलाइडल सोल्यूशन बना देता है। और कोलाइडल सोल्यूशन एक ऐसा होता है कि जिसके आर पार अगर लाइट मारी जाएगी तो वो पार नहीं होगी, लाइट आर पार नहीं होगी। तो जैसे मान लो कि अगर जैसे काफी सारे हर्डल्स आते हैं, जैसे मान लो कि रोड है, रोड में मैं खूब सारे खंबे लगा दूं, खंबे हर एक लगा दूं, और इधर लाइट में मारूं, तो क्या प्रॉपर लाइट इधर से निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी ना। तो ठीक वैसे यही है, जब तुम्हारा साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ तुम्हारे कुछ अगर लार्ज प्रोटीन है, जैसे मान लो कि कुछ बड़े ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, लार्ज मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, तो वो तुम्हारा कुछ कोलाइडल जैसा सोल्यूशन बना देते हैं, मतलब कोलाइडल जैसा बना देते हैं, जिसकी वजह से जो तुम्हारा सेल है वो कैसा दिखता है, थोड़ा सा स्टिकी दिखता है। कैसा दिखता है तुम्हारा, जैसे नॉन विस्कस भी हो सकता है, विस्कस भी हो सकता है। कोलाइडल सोल्यूशन जो बना रहा है मतलब कैसा बना सकता है, विस्कस। विस्कस मतलब कैसा होता है, चिपचिपा, जैसे जेली जैसा। कि अगर जैसे मान लो कि अगर किसी की विस्कोसिटी ज्यादा है तो मतलब वो ज्यादा तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा चिपचिपा है, ज्यादा मतलब थोड़ा जल्दी से फैलेगा नहीं, मतलब विस्कोसिटी सबसे कम, हाँ ये वो चीज हो गया। तो जैसे नॉन विस्कस हो गया, है ना, कुछ क्या हो जाएगा, नॉन विस्कस हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा विस्कस। अब मुझे बताओ इसमें अभी तक मैंने जितना बताया उसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे। मैंने बोला बताओ, किसी को नहीं कोई डाउट है? प्रोमिता, कुलदीप, नहीं सर, कोई डाउट नहीं। नहीं, और ये अभिषेक, नहीं है ना। याद रख नहीं लेना, भैया। साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बेसिकली तुम्हारा उसमें 90% लिक्विड होता है, कुछ तुम्हारे बायोकेमिकल्स होते हैं जैसे सॉल्ट, शुगर, वाइटामिन, प्रोटीन, ये सब। अगर मान लो सॉल्ट, शुगर, वाइटामिन है जो कि वाटर सोल्यूबल है, एक छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो वो कुछ ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे। और अगर मान लो कि अगर जैसे मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ज्यादा बड़े हैं, लार्ज है, जैसे प्रोटीन है, तो वो तुम्हारा कुछ कोलाइडल जैसा बनाएंगे। अब हो सकता है कोलाइडल बनाने की वजह से वो तुम्हारा नॉन विस्कस भी हो सकता है, विस्कस भी हो सकता है। अगर वो विस्कस है तो वो तुम्हारा कुछ जेल लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, जेल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मान लो कि यही है। अभी अगर जैसे स्टार्टिंग में देखो, जब हम लोग स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये कैसा लगता है, थोड़ा सा ये जेल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो अगर जैसे मान लो कि अगर इसमें ज्यादा प्रोटीन पाया जा रहा है तो ये कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर लगेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें तुमको ज्यादा साइटोस्केलेटन तुमको दिख रहा है, इसमें तुमको ज्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स दिख रहा है, माइक्रोफिलामेंट ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो अभी देखो हाँ तुमको सर, दिखा, आप। अभी दिखाते यही चीज मैंने जो बताया, ये वही चीज है। इसके साथ साथ एक टेबल भी होती है जिसमें मतलब तुम्हारा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, और जैसे कुछ तुम्हारे एलिमेंट हो गया। तो याद रख लेना, साइटोसोल 90% उसमें वाटर होता है एज अ फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जिसमें काफी सारे तुम्हारे बायोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं जो तुम्हारे लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं।
हो सकता है कि वो कुछ आयंस हो या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो। अगर वो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे तो ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे, जैसे सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, वाइटामिन, ये सब हो गया। नहीं तो कुछ डिजोल्व गैसेस हो गई, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ये सब हो गया। अब मान लो कि अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स है तो वो प्रोटीन होगा और वो बना देगा तुम्हारा कोलाइडल सोल्यूशन। और कोलाइडल सोल्यूशन हो सकता है कि वो तुम्हारा नॉन विस्कस हो या फिर हो सकता है वो तुम्हारा जेली सब्सटेंस जैसा विस्कस हो। समझ में आ रहा है ना? तो अब जो तुम्हारा एक्टोप्लाज्म होता है, जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारा एक मैंने बताया था, जो तुम्हारा ग्लासी सरफेस होता है, तो ग्लासी सरफेस कैसा होता है तुम्हारा? थोड़ा जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेल जैसा सब्सटेंस होता है ना? तो मतलब उसमें कोलाइडल सोल्यूशन मतलब उसमें प्रोटीन की ज्यादा मात्रा होती है। लेकिन अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि अदर केमिकल्स और कौन कौन से पाए जाते हैं, तो तुम्हारा साइटोसोल में मतलब क्या कहते हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन 64% पाया जा रहा है, कार्बन तुम्हारा 18% पाया जा रहा है। ये तुम्हारा वो कंडीशन है, इस चीज को याद रखना। हाइड्रोजन तुम्हारा 10% पाया जा रहा है, तुम्हारा नाइट्रोजन तुम्हारा 0.03% पाया जा रहा है। बाकी जो एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट तुम्हारे 0.05% पाया जा रहा है। जब तुम मतलब क्या कहते हैं क्लास 10th में होगे, तो क्लास 10th में तुमको बताऊंगा कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कितने परसेंटेज ऑक्सीजन अंदर होती है, जब सांस बाहर लेते हैं तो हमारे अंदर कितने परसेंटेज ऑक्सीजन होती है। तब तुम्हारा डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस वहां सबसे ज्यादा काम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मुझे बताओ, अभी तक मैंने जितना साइटोप्लाज्म के बारे में बताने की कोशिश की, उतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अच्छा, अगर मैं जैसे पूछता हूँ फंक्शन, तो फिर तुम्हारे हिसाब से साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या हो सकता है, मुझे बताओ, एक एक करके बताओ, सोचो। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या हो सकता है? यश तुम बताओ। एक जैसे पहले तो एक वही हो गया कि भैया स्टेट ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कि कोई चीज कहाँ जाएगा, क्या चीज कहाँ आएगा, है ना? एक चीज हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद बताओ और क्या चीज हो सकता है, गेस करो तुम लोग। भैया ये जो सेल आरएनए और ऑर्गेनेलीज है, डीएनए नहीं। ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है इनको एकदम से टकराने से रोक सकता है, या फिर उनको एक स्पेसिफिक प्लेस पे रख सकता है। हाँ, स्पेसिफिक प्लेस पे रख सकते हैं ना। तो ये मतलब क्या है कि मतलब एक तरीके से तुम्हारा स्टेट ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, जो कि तुम्हारा पहला वाला है। इसके साथ साथ तुमने क्या देखा कि जितने भी वाइटेबल केमिकल्स हैं, है ना, फिर वो चाहे तुम्हारे या अमीनो उसके एसिड हो, ग्लूकोज हो, ये सब हो, मॉलिक्यूल के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। है ना, या फिर मान लो कि अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, इन सारी चीजों को स्टोर करके रखता है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है ना। ग्लूकोज जितना ज्यादा हमारे बॉडी, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन इतना तो होना चाहिए ना, कि ताकि हम लोग एटीपी एनर्जी को बना सके। एटीपी एनर्जी ये सब जानते हो ना? ये तुम्हारा हाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ना तब एटीपी एनर्जी के बारे में भी बता दूंगा। एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है। जैसे डीएनए का होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, वैसे तुम्हारा एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। तो ये बेसिकली तुम्हारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एनर्जी होती है। ठीक है? तो जब मैं तुमको बताऊंगा ना कि ये जब तुम्हारे एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कैसा क्या होता है, ये सब क्लास 10th में आएगा तुम लोग के। लेकिन अभी से अगर थोड़ा थोड़ा जान लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो ग्लूकोज इस सेंस में काम आ रहा है, ग्लूकोज को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन मतलब क्या बनाता है, तो वो हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया का ये सब काम है। तो हम क्या देख रहे हैं कि तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज पाए जा रहे हैं, वही सेल ऑर्गेनेली तुम्हारे क्या कर रहे हैं, पूरे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं, कि कौन तुम्हारा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, कौन तुम्हारा प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, कौन तुम्हारा राइबोसोम्स प्रोड्यूस करेगा, कौन तुम्हारा क्या चीज करेगा। साइटोप्लाज्म का तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस क्या होगा, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब क्या हो रही हैं, ये तुम्हारा ये किसके अंदर हो रही है, तुम्हारे साइटोप्लाज्म की हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि इसके डिफरेंट डिफरेंट मेन मेन फंक्शन है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो आओ चलो एक बार इसका फंक्शन भी देख लेते हैं। फंक्शंस, चलो फंक्शंस देखते हैं। ठीक है? तो पहला फंक्शंस ये है कि जो साइटोप्लाज्म है वो काफी सारे इंपॉर्टेंट वाइटल केमिकल्स को स्टोर करके रखता है, जैसे अमीनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन और आयन। इसके साथ साथ यहाँ काफी सारे तुम्हारे मेटाबॉलिक पाथवेज होते हैं, जैसे तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस होना, या फिर तुम्हारा कोई भी जैसे मान लो ना ग्लाइकोसिस प्रोसेस होना, ये सब होना। ग्लाइकोसिस प्रोसेस, अभी जैसे मैं तुमको एक छोटा सा हिंट देता हूँ। ग्लाइकोसिस प्रोसेस एक तरीके से जैसे मान लो कि जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो जब तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो पायरेट्स हो, ये जब इस तरह के वर्ड आएंगे तब तुम उसको और अच्छे से समझ जाओगे। इसके साथ साथ जैसे फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर अमीनो एसिड, है ना, ये सारे जब सिंथेसाइज होते हैं, अब उनको कौन बना रहा है? हो सकता है जैसे मैंने बोल दिया कि अमीनो एसिड प्रोटीन तुम्हारा कोई अलग बना रहा है, कंपाउंड कोई अलग बना रहा है। मैंने बोल दिया कि जो तुम्हारा जो तुम्हारा क्या कहते हैं राइबोसोम्स है, वो तुम्हारा आरएनए प्रोटीन बना रहा है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट जो तुम्हारे मेटाबॉलिज्म पाथवे बन रखे हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट कहाँ हो रहे हैं, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहे हैं। तो एक तरीके से बोला जाएगा तो क्या है, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है वो तुम्हारे स्टेट ऑफ मूवमेंट को कंट्रोल करके रखता है।
अब जैसे ही मान लो कि अगर तुमने सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाला तो वो धीरे धीरे ड्राई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ड्राई? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर है तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल, और क्रोमेटिन मटेरियल मतलब न्यूक्लियस के अंदर है तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल ही बेसिकली तुम्हारा एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम्स के अंदर है तुम्हारा डीएनए, और डीएनए तुम्हारा करके रखता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। तो अगर तुमने न्यूक्लियस को हटाया तो जो तुम्हारा न्यूक्लियस हटा, तो न्यूक्लियस हटने के बाद इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं पाएगी। तो फिर जो न्यूक्लियस अगर इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी तो फिर सेल को पता ही नहीं है कि उसको पानी लेना है कि नहीं लेना है। क्या पता सेल अलग ही बिहेव करने लगे, वो कहे कि अब मेरे को पानी नहीं लेना, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे सेल मर जाएगा। तो जो स्टेट ऑफ द मोमेंट है वो एकदम लिविंग साइटोप्लाज्म उसको कंट्रोल कर रहा है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है तुम्हारे साइटोप्लाज्म के। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये तुम्हारा केवल और केवल साइटोसोल मैंने समझाया है कि साइटोसोल के अंदर तुम्हारा क्या क्या पाया रहता है और उनका क्या क्या वर्क होता है, उनके अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। अभी मैं तुम्हारा सेल ऑर्गेनली नहीं पढ़ा रहा हूँ, सेल ऑर्गेनली तुम्हारा मैं कल से समझाऊंगा। लेकिन यही है कि तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है, मैं तुमको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, पहले मुझे बताओ। हाँ भैया। याद रहेगा ना? तो याद रखना ना, हाँ सर। हमने ये चीज पढ़ दिया। जो तुम्हारा साइटोसोल है वो हमने कवर कर लिया है। जो हमारा अगला टॉपिक होने वाला है, हम केवल आज ये जानेंगे कि भाई जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज पाई जा रही है, ये सेल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है। सेल ऑर्गेनेलीज का फंक्शन क्या है ना भाई, किस काम में आते हैं। तो बस केवल उतना जान लेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो फिर हम लोग कल से फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके बाद राइबोसोम्स, पहले राइबोसोम्स पढ़ लेंगे, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमेट, फिर तुम्हारे अलग अलग सेंट्रीज, ये तुम्हारे सेंट्री, ये सारे हो गए ना जितने भी हो जाएंगे, इन सबको पढ़ लेंगे। जैसे तुम्हारा प्लास्टिड हो गया, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे और हो जाएगा। बस आज क्या है कि जैसे हमने न्यूक्लियस को पढ़ने से पहले न्यूक्लियस का बेस बनाया था, ठीक वैसे साइटोप्लाज्म को पढ़ने से पहले हम लोग साइटोप्लाज्म का बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो चलो ठीक है, सबसे पहला आंसर तुम ही दो। क्या कहते हैं वो, यश हाँ तुम दो भैया। बेटा। यश। What is defined or what is the definition of cytoplasm? The part of cell inside the nuclear envelope, the part of the cell between the plasma membrane and the nuclear envelope, the outer layer of the cell, the inner granular mass of the cell. ये option be the part of the cell between the plasma है membrane ना, and the ये हो गया। nuclear. वेरी गुड। कि मतलब एक ऐसा पार्ट जो तुम्हारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवलप के बीच में पाया जाता है। वेरी गुड। चलो अभिषेक इसका आंसर बताओ बेटा। The inner granular mass of cytoplasm, often referred to as uh, ectoplasm, cell corpus, endoplasm, cytosol. Option D, cytosol. अच्छा, चलो तुम बताओ, कुलदीप तुम बताओ बेटा इसका आंसर। Yeah, ecto cell cortex अच्छा, प्रोमिला तुम बताओ। क्लास में क्या सकता है? तो सेल कॉर्टेक्स होगा। इनर मैंने बोला ना। तुम बताओ। मैं बोल रहा हूँ साइटोप्लाज्म के जो अंदर पाया जाता है ग्रैनुलर मास, तो वो तुम्हारा इंडोप्लाज्म होगा। अरे ऐसे ही याद कर लेते, इंडो मतलब क्या होता है अंदर, और एक्टो मतलब क्या होता है बाहर। जैसे मैंने इंडोसाइटोसिस मतलब जो चीज तुम्हारी अंदर आ रही है, और एक्टोसाइटोसिस में जो चीज तुम्हारी बाहर आ रही है। तो मुझे बताओ, यहाँ तुम्हारी जो इनर अंदर की ओर बोल रहा है कि मतलब एक ऐसा मास जो साइटोप्लाज्म के अंदर है, तो मुझे बताओ वो उसको दूसरे नाम से क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्म। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा मुझे बताओ, यस सर। है ना, भूलना नहीं हाँ इसको। भैया। चलो ठीक, कोई बात हाँ। नहीं। यश इसका आंसर बताओ। What is the term for the outer, clearer, glassy layer of the cytoplasm? Endoplasm, cytosol, nuclear envelope, cell cortex, and ectoplasm. भैया ऑप्शन बी साइटोसोल. हाँ, ऑप्शन बी साइटोसोल। अच्छा तुम बताओ, वो क्या कहते हैं अभिषेक। ये किसके बैकग्राउंड से आवाज इतनी आ रही है? Fully. बताओ इधर, इसको बताओ। What is the term for the outer clear glassy layer हम्म, of cytoplasm? हम्म, Endoplasm, cytosol, nuclear envelope, cell cortex, and ectoplasm. बताओ। प्रोमिता तुम बताओ। Yeah, endoplasm. तुम बताओ प्रोमिता।
Sir, nuclear envelope. नहीं, तुम बताओ, कुलदीप तुम बताओ बेटा। या ऑप्शन डी सेल कॉर्टेक्स। सेल कॉर्टेक्स या फिर एक्टोप्लाज्म भी बोल सकते हैं इसको। पढ़ो तो, अभी मैंने ऊपर बताया तो कि अगर मान लो कि हाँ एक्टो है तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो सेल के अंदर जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म है, जो उसकी ग्लासी लेयर है, जो उसकी फ्रंट की लेयर है, जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ अभी, और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा तुम लोग को, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। जैसे मान लो कि ये है तुम्हारा सेल, ये क्या है तुम्हारा नीचे वाला जो सेल है। तुम अगर इस सेल को तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको मतलब क्या दिख रहा है, ग्लास जैसा सरफेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे बताओ। ग्लास जैसा Yes, सरफेस sir. दिख रहा है तुम लोग को। तो ये जो ग्लास जैसा सरफेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेल कॉर्टेक्स। तो अगर हमें सेल कॉर्टेक्स नहीं बोलना तो हम इसको क्या बोल देंगे, एक्टोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, एक्टोप्लाज्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ, इतना आ गया। तो सर ये लेयर सेल के बाहर होती है। हाँ भैया। सेल के बाहर कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। सेल के अंदर होती है मतलब वो दिखती है, लेयर जैसी दिखती है, ग्लासी लेयर जैसी। एक्चुअली में वो लेयर नहीं होती है, वो ग्लासी लेयर जैसी दिखती है। समझ में आ गया ना। तो उसको हम लोग बोल देते हैं एंडोप्लाज्म, सॉरी एक्टोप्लाज्म। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ जो मैंने बताया। ये जो तुमको ग्लास Yes, जैसा sir. तुमको दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब मान लो कि अगर मैं इसी सेल के अंदर जाता हूँ, मैं क्या कर देता हूँ, इसी सेल के अंदर जाता हूँ, तो मुझे सेल के अंदर जाने पे क्या मिलेगा, ग्रेन्यूल जैसा सब्सटेंस मिलेगा अंदर, छोटे छोटे ग्रेन्स। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे बताओ। मिलेगा, Yes, sir. है ना। तो ये जो तुमको छोटे छोटे ग्रेन्स जैसा मिलेगा ना, अगर जैसे मैं तुमको इसमें एक सेकंड को मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि अगर मैं तुमको फिर से दिखाता हूँ, और अगर मान लो कि इसमें जो तुमको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे तुमको जो दिख रहे हैं, कहाँ गया, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ग्रेन्यूल जैसा तुमको जो दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, यही है तुम्हारा क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। क्या है तुम्हारा एंडोप्लाज्म। ये जो तुमको छोटे छोटे ग्रेन्स जैसे दिख रहे हैं। तो अगर कोई भी साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल पाया जा रहा है, जो भी मास पाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और जो भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म की जो ग्लासी लेयर है, उसको हम लोग बोल देते हैं सेल कॉर्टेक्स या तो फिर एक्टोप्लाज्म। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. आ गया ना। तो अभी देखो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ, और फिर से मतलब क्या कहते हैं, क्वेश्चन को तुम लोग रीड करना, और रीड करने के फिर से क्वेश्चन पर कोशिश करना, ठीक है। तो ये तुम्हारा था ना क्वेश्चन, देखो जरा, ठीक है। ओके, चलो प्रोमिता तुम इसका आंसर बताओ। What is the definition of cytoplasm? नीचे वाला क्वेश्चन। The inner granular mass of the cytoplasm is often referred to as the cell cortex. अच्छा नहीं चलो नहीं ठीक है। एंडोप्लाज्म। ना क्या होगा, एंडोप्लाज्म होगा। ठीक है, एंडोप्लाज्म हाँ। वेरी गुड। अब चलो इसको बता दो अभिषेक। What is the term for outer clear layer for cytoplasm? Option D cell cortex. या फिर एक्टोप्लाज्म हो गया, वेरी गुड। Ex- चलो ठीक है, यश अब इसका आंसर बताओ बेटा। Uh, cytoplasm consists of a aqueous ground substance. What is this substance called? एक्वस लिखा है बेटा वो। एक्वस मतलब होता है पानी, है ना, ये चीज है। Aqueous ground substance. What हम्म, is this substance called? Protoplasm, cytosol, nucleoplasm, cell sap. भैया ऑप्शन बी साइटोसोल। साइटोसोल, है ना, समझ में आ गया। तो जो भी तुम्हारा साइटोप्लाज्म के अंदर जो तुम्हारा लिक्विडी जैसा सब्सटेंस दिखता है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोसोल। देखो, साइटो मतलब होता है सेल, और सोल मतलब होता है सोल्यूशन। तो सेल के अंदर जो भी सोल्यूशन पाया जा रहा है, जो भी पानी पाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे बताओ। Yes, आ sir. गया। चलो ठीक है, अब कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। Which of the following are found within the cytoplasm? Only the nucleus, only the plasma membrane, a variety of cell organelles, and other inclusions, only insoluble waste products. A variety of cell organelles. वेरी गुड। और अदर इंक्लूजन, जिसमें तुम्हारा इंसॉल्युबल वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है, या फिर मतलब मान लो कि स्टार्च, प्रोटीन, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। चलो ठीक है, प्रोमिता बताओ इसका आंसर। What is the system of protein fiber found within the cytosol called? Cell wall, cytoskeleton, nuclear envelope, plasma membrane. So B cytoskeleton. साइटोस्केलेटन, वेरी गुड। अभिषेक बेटा इसका आंसर बताओ। Which type of cell are known to contain complex network of fibrous protein structure in their cytosol? Prokaryotic cell, bacterial cell, eukaryotic cell,
verbal वायरल particles. पार्टिकल्स। हाँ, ऑप्शन सी यूकैरियोटिक। है ना, तो मतलब जो तुमको ज्यादातर जो फाइब्रस प्रोटीन जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो साइटोसोल में जो तुमको साइटोस्केलेटन दिख रहा है, तो ये सबसे ज्यादा किस में पाए जाते हैं? तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना। ठीक है, चलो कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। The cytoskeleton is collectively formed by networks of fibrous protein and contains how many types of protein fibers? Option B. चलो यश तुम बताओ इसका आंसर। The cytoskeleton is collectively formed by networks of fibrous proteins and contains how many type of protein fibers? One, two, three, four. Yeah. सर तीन। Yes. तीन होते हैं, याद करो। तीन याद सर कराए थे। तीन। एक माइक्रोट्यूब्यूल, मेरे साथ याद करो। माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गया, और एक बार याद करो, एक कौन सा था? इंटर करके था सर। माइक्रोफिलामेंट, और एक तुम्हारा कौन था? सर इंटर फिलामेंट। सोचो सोचो। सर इंटर फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट। क्या चीज था? हाँ। इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये चीज हो गया। देखो हम लोगों को इतना मालूम नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। लिटरली मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को, या फिर जो मतलब क्या कहते हैं जिसमें पीएचडी होल्डर होगा, इसके बारे में वो और अच्छे से जानता है। लेकिन एज अ क्लास नाइन्थ में तुमको कितना मालूम होना चाहिए, कितना मालूम नहीं होना चाहिए, मैं उतना कंटेंट बना के लाने की कोशिश करता हूँ। मैं भी एक खुद ही एक तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, तो अब ये इंटरमीडिएट फिलामेंट का काम क्या है क्या नहीं है, वो थोड़ा सा अलग ही मैटर कर जाता है ना, एकदम वो डीप में चली जाएगी नॉलेज। लेकिन अभी उतना तुम लोग के लिए वैल्यूबल है नहीं उस चीज में। अगर तुम लोग फिर इतना भी लिख कर आ जाओगे ना कि साइटोस्केलेटन इज बेसिकली a form of fibrous protein which has a three types: microtubule, microfilament, intermediate filament। तुम्हारी मैम ऐसे ही पूछ लेंगे कि तुम कहाँ से पढ़ रहे हो। समझ रहे हो, ये चीज हो जाएगा। चलो इसका बताओ प्रोमिता आंसर। Which of the following is not one of the three types of protein fibers that form the cytoskeleton? Microtubules of tubulin protein, microfilaments of actin protein, macrofilaments of cellulose, intermediate filament of platinum and other types of protein. So C, macrofilaments. वेरी गुड, चलो ठीक है। अभिषेक इसका आंसर दो। What are the primary function of the fibrous protein that make up cytoskeleton? To store genetic information and produce energy, to help in cellular movement and maintain cell shape, to synthesize अच्छा protein अब and इसको lipid, चुपचाप पढ़। इसको पढ़। इसको क्या पढ़ेंगे? amoeboid हाँ movement of हाँ सही तो है। cytosis. हाँ तो डर क्यों रहता है? ऑप्शन बी एम्ब्रियोइड सही मूव। है। हाँ है ना, यही सही है ना। तो जो तुम्हारा हाँ, फाइब्रस यही प्रोटीन सही का है। काम क्या है साइटोस्केलेटन में? यही कि जो तुम्हारा सेल का मूवमेंट है उसको बना के रखे, सेल का शेप मेंटेन करके रखे। वेरी गुड। कुलदीप इसका आंसर बताओ। What percentage of so मुझे बोला कुलदीप 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 कुलदीप। यस तुम बताओ बेटा। What percentage of cytosol is water? 10, 15, 90, 100. Yeah, 10. चलो सर अभिषेक तुम 90। बताओ। 90। 90%। साइटोसोल कितना? 90% पाया जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म में जो तुम्हारा पानी पाया जाता है कितने परसेंटेज पाया जाता है? 90% पाया जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं साइटोसोल। और इसी साइटोसोल 90% पानी में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, माइक्रो तुम्हारे क्या कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, और तुम्हारा माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिनको हम लोग ओवरऑल बोल देते हैं कि तुम्हारा प्रोटीन फाइबर है। तो कुल मिलाकर मैं क्या बताना चाहता हूँ कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा मटेरियल है इसमें 90% तुम्हारा पानी पाया जाता है, और उस 90% पानी में भी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा कुछ तुम्हारा क्या कहते हैं कुछ तुम्हारे क्या कहते हैं बायोकेमिकल्स भी पाए जाते हैं। मतलब 90% पानी और बाकी तुम्हारा बायोकेमिकल्स, और जो तुम्हारे बायोकेमिकल्स है वो तुम्हारा प्रोटीन, जो कि तुम्हारे माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, और यही तुम्हारे ये सब का काम करते हैं तुम्हारा, कि जो तुम्हारा तुम्हारा क्या कहते हैं सेल की शेप को मेंटेन करना, या फिर तुम्हारा सेलुलर मूवमेंट को मेंटेन करना। ये चीज हो गया। चलो ठीक है, अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। Which of the following form true solution of cytosol? Protein, salt, large molecule, ectoplasm.
भैया प्रोटीन। देखो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है कि जिससे तुम्हारी लाइट बड़े आसानी से आर पार जा सकती है। अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने पानी में प्रोटीन को मिलाऊंगा या सेल के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा। भैया तो हाँ बताओ। सर एक्टोप्लाज्म। सॉल्ट, नहीं सर हाँ सॉल्ट। हाँ, क्या होगा? सॉल्ट होगा। जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि ये जो तुम्हारा सेल है जो अभी हमने स्टार्टिंग में तुमको दिखाया था, है ना? जैसे मान लो कि ये सेल है, तो ये सेल तुमको अंदर से क्यों इतना दिख पा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी ट्रू सोल्यूशन नेचर में है। मतलब इसमें तुम्हारा सॉल्ट ज्यादा पाया जा रहा है या ग्लूकोज हमारा ज्यादा पाया जा रहा है, ये सारी चीजें ज्यादा पाई जा रही है ना? लेकिन अगर जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग में जब तुमको डिफरेंट डिफरेंट सेल पढ़ाए थे, जैसे मान लो कि यही हो गया तुम्हारा, ये कौन सा सेल है? ये तुम्हारा आरबीसी है जिसमें तुम्हारा न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन क्या तुम इसको, अगर मैं उसको और भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अच्छे से देखने की कोशिश करूंगा, तो हो सकता है मेरे को अच्छे से दिखाई ना दे। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा प्रोटीन ज्यादा होगा या फिर उस तरीके की चीजें ज्यादा होंगी। तो ये जब प्रोटीन ज्यादा हो गया या फिर लार्ज मॉलिक्यूल ज्यादा हो गए, तो फिर वो तुम्हारा बना देता है, क्या कहते हैं कि कोलाइडल सोल्यूशन बना देता है। क्या बना देता है? कोलाइडल सोल्यूशन। तो अभी मुझे मालूम है नहीं समझ में आ रहा होगा, बट टेंशन मत लो। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तुम्हारा केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि तुम लोग को मजे आ जाने हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाओ। ये क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन में थे? यस बताना आंसर को, ठीक है? अभी ये क्लोरीन फील वाला है। एक सेकंड। ठीक है। ओके। हाँ, ये हो गया, माइक्रोफिलामेंट हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया, सॉल्ट हो गया। चलो यश इसका आंसर बताओ। A colloidal solution that is not viscous in विस्कस। विस्कस viscous is called मतलब a चिपचिपा नहीं है। gel solution suspension emulsion. भैया सस्पेंशन। अच्छा, और तुम वो बताओ, मतलब क्या कहते हैं कुलदीप, तुम इसका आंसर बताओ। या ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सस्पेंडेड पार्टिकल्स अलग होता है। सस्पेंडेड पार्टिकल की वजह से ही तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन समाव बनता है। तो जो तुम्हारा नॉन विस्कस होता है, ऑब्वियस ही बात है, वो भी तुम्हारा कोलाइडल ही सोल्यूशन है। लेकिन वो तुम्हारा एज अ सोल्यूशन ऐसा ट्रीट किया जाता है। ठीक है, वो हो गया। तो चलो भैया ठीक वो है। सस्पेंशन नहीं होगा। सस्पेंशन नहीं होगा इसका आंसर, सोल्यूशन होगा। उसको हम लोग सोल्यूशन बोलेंगे। मतलब वो भी समाव, मतलब एक सोल्यूशन जैसा लिखेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ज्यादा ही कोलाइडल सोल्यूशन बना दिया, ज्यादा ही तुम्हारे लार्ज मॉलिक्यूल डाल दिया, ज्यादा ही उसमें प्रोटीन मिला दिया, तो वो जो तुम्हारा सेल होगा, जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म होगा, तुम्हारा ज्यादा ही कोलाइडल सोल्यूशन दिखेगा। तो उस केस में हम लोग उसको बोल देते हैं तुम्हारा विस्कस सोल्यूशन। विस्कस। तो विस्कस जो होता है वो तुम्हारा देखने में थोड़ा सा जेली जैसा लगता है। अभिषेक इसका आंसर दो बेटा। According to the table, which elements make up the highest percentage of human body's chemical composition? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. एलिमेंट की Oxygen. बात हो रही है। एलिमेंट की बात हो रही है, Element. याद रखना, ठीक है? कि मतलब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे, मतलब क्या कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही Carbon. है ना? कौन सा है तुम्हारा? सोचो। Carbon. ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, बोलोगे क्या परसेंटेज? एक बार फिर से देख लो। अगर फिर से देखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? ये चीज है कि ये जो केमिकल सब्सटेंस है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज्यादा क्या पाए जा रहे हैं। तो केमिकल सब्सटेंस में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, 64%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 0.3%। और जो कि अदर एलिमेंट्स है, जो कि है ना, जो कि तुम्हारा हो गया कैल्शियम हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, है ना, क्लोरीन हो गया, तुम्हारा सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, है ना, ये सारे। तो इन सब के बारे में अभी तुम लोग को ये सबको मालूम नहीं होगा, ये सब क्या चीजें। लेकिन तुम दिक्कत मत लो, तुम्हारा जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है ना, तो मैं तुमको उसमें जब आएगा, या फिर जब तुम क्लास 10 तक में होगे, तब तक इन सब के बारे में तुम लोग को और अच्छे से पता चल चुका होगा। मुझे बताओ, इतने में अभी तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नहीं है ना? चलो ठीक है। प्रोमिता, इसका अगला आंसर बताओ। What is the combined percentage of carbon and hydrogen in the human body according to the table? ऐसे क्वेश्चन वैसे नहीं आते, मैं तुमको टू बी वेरी ऑनेस्ट बता दूं। इतना इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। याद करके रख लो, 18% है, ठीक है? तुम अगला बताओ, इसका आंसर बताओ। Which of the following is an example of a trace element listed in the table? क्या मतलब, तो जो ट्रेस है, trace element क्या होता है? ट्रेस एलिमेंट मतलब जो बचे कुचे, वो है ट्रेस एलिमेंट। जो मतलब कैल्शियम। तुम्हारे जो सेल के अंदर जो ज्यादा पाए जा रहे हैं, वो चीजें जिनको हम लोग तो ट्रेस कर क्या, सकते हैं।
कि मतलब वो सर जी, कहाँ गया पर्टिकुलर, है ना? वो चीज है। हाँ तो कैल्शियम। इसमें बोला है कि हाँ, एग्जाम्पल ऑफ, हाँ, कैल्शियम है और क्या। बाकी तो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे तुम्हारे वो हो गए ना, गैसियस स्टेट में हो गए, ये सब हो गए। चलो, यश इसका आंसर बताओ बेटा। If ectoplasm is often more gel-like, what property does it primarily exhibit? Non-viscous, viscous, true solution, dissolved gas. Yeah, viscous, विस्कस। viscous. वेरी गुड, क्या विस्कस। ठीक, ये चीज हो गया। चलो कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। The statement cytosol forms a solution which contains all biochemical of life implies that cytosol is a crucial medium for storing genetic information, facilitating metabolic reaction, providing structural support to the cell, transporting oxygen to tissue. Option C. अरे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा करो, वो क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा साइटोसोल में जो तुम्हारा सोल्यूशन है उसमें काफी सारे बायोकेमिकल्स हैं। तो उन बायोकेमिकल्स का मतलब क्रूशियल रोल क्या है? उन बायोकेमिकल्स का ये क्रूशियल रोल है क्या कि केमिकल तो तुम समझते हो ना, तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तुम्हारे बायोकेमिकल्स होते हैं। तो बोल रहा है कि साइटोसोल के अंदर जो तुम्हारे बायोकेमिकल्स पाए जा रहे हैं, वो जो कंटेन है जो उसमें पाए जा रहे हैं, उनका मीडियम क्या है? वो मतलब इतने ज्यादा जरूरी क्यों है, ये बताना है। Meta option B. हाँ, मेटाबॉलिक रिएक्शन में काम में आते हैं। हम लोग खाने में सोडियम और ये सारी चीजें हम लोग ये क्यों खाते हैं, कैल्शियम ये सब क्यों खाते हैं? ताकि हमारे सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये चीज होती है, जब मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होगी तभी तुम्हारा प्रोटीन बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, ये सब बनेंगे, वो सब बनेंगे। तो जब ये बनते हैं तभी जाके तुम्हारा क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ मिलती है सेल को। ये चीज है। चलो, इसका आंसर बताओ अभिषेक। Which of the following is not primarily stored in the cytosol? Amino acid, glucose, genetic material, vitamins. प्रोमिता तुम बताओ आंसर। सर विटामिन ही लग रहा है। और तुम बताओ यश। Uh, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर बताओ। पहले क्वेश्चन का मीनिंग बताओ मुझे। which of the following is not primarily stored in the cytosol? भैया इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो साइटोसोल है उसके अंदर कौन सी चीज स्टोर नहीं होती है। बताओ। भैया जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, साफ साफ लिख रखा है। जेनेटिक मटेरियल बेसिकली क्या है, तुम्हारा डीएनए ही तो है। तो डीएनए मुझे बताओ, क्या तुम्हारा साइटोसोल में पाया जाता है या फिर तुम्हारा क्रोमेटिन मटेरियल तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? Nucleus. तो बताओ। न्यूक्लियस में। कुलदीप इसका आंसर बताओ बेटा। Glycolysis is a key ग्लाइकोलिसिस। metabolic ग्लाइकोलिसिस। pathway primarily occurs in which part of the cell? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी बता दूंगा, बताऊंगा, बताओ आंसर। Cytosol. नहीं, इसका आंसर इस साइटोसोल तो बोला ही रहता है, लेकिन हाँ चलो साइटोसोल ही समझ लो। तो जो तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस है वो तुम्हारा साइटोसोल में ही पाया जाता है, ठीक है। लेकिन इतना टफ भी पूछा नहीं जाएगा, बस इतना जान लो। ठीक है, अभिषेक इसका आंसर बताने की कोशिश करूंगा। एक तो इसका 10 मिनट बाद माइक खुलता है। Besides glycolysis, which of these synthesis process also takes place in the cytosol? मतलब साइटोसोल में Protein ग्लाइकोसिस प्रोसेस होने के साथ साथ तुम्हारी और क्या क्या चीजें बनती हैं? protein synthesis on ribosome, DNA replication, synthesis of fatty acids, ATP production in the electron transport chain. भैया ऑप्शन सी। हाँ, ऑप्शन सी, मतलब साइटोसोल में तुम्हारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस भी हो रहा है और उसके साथ साथ तुम्हारा मतलब फैटी एसिड भी सिंथेसाइज हो रहा है। देखो, ये जो तुम्हारे टर्म्स आ रहे हैं ना, तुम्हारा फैटी एसिड सिंथेसिस, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होगा वैसे वैसे तुम्हारे लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सिंथेसिस मतलब क्या होता है, जो स्टोर करके रखता है, जो संभाल के रखता है, जो उसको वो चीजें करता है, बनाता है।
सिंथेसाइज करना, बनाना। तो जो तुम्हारे साइटोसोल के अंदर जो तुम्हारा फैटी एसिड है वो सिंथेसिस होता है, मतलब वो बनता है। जैसे मान लो कि मैं एक भगोना ले लूं, भगोने के अंदर मैं खाना बनाऊं, तो मैं बोलूंगा खाना कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, तुम्हारे भगोने के अंदर हो रहा है। ठीक वैसे अगर मैं बोल दूं कि फैटी एसिड तुम्हारा कहाँ सिंथेसिस हो रहा है, तो वो तुम्हारा साइटोसोल में हो रहा है ना। तो ये चीज हो गया। तो इस तरीके के वर्ड है, थोड़े से ट्रिकी वर्ड लगते हैं छोटे क्लास में, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रोमिता इसका आंसर बताओ। A defining characteristic of living cytoplasm is that it is always astatic in a state स्टैटिक, of movement, स्टैटिक बोलते हैं उसको। static in a state of movement, encased in a rigid wall, devoid of vital chemicals. मतलब लिविंग साइटोप्लाज्म की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? Uh, so in a state of movement. है ना, कि वो मूवमेंट में रहता है, वो चीजों को इधर उधर से भेजता रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती रहती है। चलो ठीक है, यश इसका आंसर बताओ। The cytosol's role as a store of vital chemicals suggested suggests its importance in maintaining the cell rigidity, providing readily रेड, available थोड़ा readily available बिल्डिंग building blocks ब्लॉक्स, and energy sources, directly controlling gene expression एक्सप्रेशन, or facilitating cell division executively, एक्सक्लूसिवली, ये बोल रहा हूँ, exclusively एक्सक्लूसिवली। providing readily available building blocks and energy। भैया ऑप्शन बी होगा। है ना, ऑप्शन बी की जो तुम्हारे बायोकेमिकल्स, मतलब वही तुम्हारे बायोकेमिकल्स, जैसे मैं बोल देता हूँ कि तुम्हारा कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, है ना, आयोडीन, तो इनका काम क्या है? एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तभी तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं। ये इन सबको क्या बोलते हैं? जब मैं बोलता हूँ कि न्यूट्रिएंट्स हैं तुम्हारे पास, न्यूट्रिएंट्स की टैबलेट को, तो न्यूट्रिएंट्स की टैबलेट का मतलब क्या है कि तुम्हारे उसमें मतलब क्या कहते हैं, आयोडीन है तुम्हारा उसमें, मतलब क्या कहते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, तो वो चीज है। तो उन सबका काम क्या है? इन सारे केमिकल्स का हमारे साइटोसोल में वर्क क्या है कि ताकि हमारे एनर्जी प्रोवाइड हो, और जब एनर्जी प्रोवाइड होगी तो हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी अच्छे से काम कर पाएगा, और जब अच्छे से काम कर पाएगा तो हम लोग क्या कहते हैं कि तुम्हारे डिप्लॉयडिटी लाना, या फिर तुम्हारा एप्लॉयड लाना, या फिर तुम्हारा सेल डिवीजन होना, या फिर मायोसिस होना, या फिर माइटोसिस होना। तो ये सारी चीजें बड़े आसानी से हो सकती हैं। ठीक है, तो अभी देखो मैं फिर से बता दे रहा, जब मैं बोलता हूँ साइटोप्लाज्म, क्या बोल देता हूँ? साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली साइटोप्लाज्म तुम्हारा क्या है? एक है तुम्हारा साइटोसोल, उसके अंदर पाया जाता है, और उसके बाद में पाया जाता है तुम्हारा क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज पाई जाती है, और उसके साथ साथ मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे कुछ इनसेल्यूबल तुम्हारे पार्टिकल पाए जाते हैं, या फिर इनसेल्यूबल तुम्हारे वाटर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं वेस्टेज पाया जाता है। तो मतलब साइटोप्लाज्म में तीन चीजें पाई जाती हैं, एक साइटोसोल, एक सेल ऑर्गेनेली, और एक तुम्हारा इनसॉल्युबल वेस्टेज। साइटोसोल का सबसे ज्यादा काम किस चीज पे है? तुम्हारा मूवमेंट को कंट्रोल करना। किसको करना? मूवमेंट को कंट्रोल करना, और स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखना। साइटोसोल का ये काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ पहले। Yes. आ गया ना? अब जो तुम्हारा सबसे, अब देखो इसमें भी तुम्हारा कहीं ना कहीं मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, लेकिन उतनी नहीं हो रही है। तो सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी साइटोप्लाज्म में कौन कर रहा है? वो कर रहा है तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली। तो ये जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब क्या करते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अपना अलग काम होगा, राइबोसोम्स का अपना अलग काम होगा, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस का अपना एक अलग काम होगा, क्रोमोसोम्स का एक अपना, मतलब क्रोमोसोम्स बोला, न्यूक्लियस का अपना एक अलग काम होगा, तुम्हारा लाइसोसोम्स का एक अपना अलग काम होगा। तो ये जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनिज्म है, इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है ना। अब जैसे मान लो कुछ कुछ लोग तुम्हारे सिंथेसाइज करेंगे, कुछ लोग किसी चीज को सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। अब अगर मैं सिंथेसिस का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो जैसे मान लो राइबोसोम। अब मुझे बताओ अभिषेक, राइबोसोम्स क्या करता है? राइबोसोम्स का काम क्या होता है? RNA। आरएनए और प्रोटीन बनाना, है ना। आरएनए और तुम्हारा प्रोटीन बनाना एक तरीके से। तो हमने क्या बोला कि यार जो सिंथेसिस का काम है, उसमें से सेल ऑर्गेनेली राइबोसोम्स आरएनए और तुम्हारा प्रोटीन बनाता है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल दूंगा कि यार फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्या तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कोई काम करता है? हाँ, तो बिल्कुल करता है। वो तुम्हारा लिपिड को सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है। ठीक वैसे मैं बोल दूंगा क्या यार तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट भी कुछ सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है, मतलब कुछ बनाने की कोशिश करता है क्या? हाँ बोलोगे, हाँ बिल्कुल करता है भैया। भैया क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर आपका मतलब फोटोसिंथेसिस होता है, और फोटोसिंथेसिस
फोटोसिंथेसिस के थ्रू आपको फूड के पास मतलब पूरी एनर्जी जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेलीज है उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, और डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में अगर जैसे हम बोलते हैं सिंथेसिस करना, तो वो भले चाहे प्रोटीन का सिंथेसिस होना राइबोसोम्स के थ्रू, लिपिड का सिंथेसिस होना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू, फोटोसिंथेसिस का सिंथेसिस होना तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ थ्रो किसके, क्लोरोप्लास्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये सारी चीजें क्या है तुम्हारे, ये है तुम्हारे सेल ऑर्गेनेली। तो अभी तो मैंने एकदम शॉर्टकट में बता दिया कि राइबोसोम्स का काम है तुम्हारा प्रोटीन बनाना, ये सब बनाना, लेकिन अभी मैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि ये प्रोटीन कैसे बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ तुम्हारा कहाँ जा रहा है, प्रोटीन कैसे जा रहा है, ये सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। तभी मतलब तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली आएगा। लेकिन एक्चुअली में बोलूँ तो तुम्हारे स्कूल में केवल इतना ही पढ़ाया गया होगा कि बेटा राइबोसोम्स का काम होता है तुम्हारा वो तुम्हारा प्रोटीन बनाना, बस हो गया काम खत्म। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और डीप में भी लेके जाने की कोशिश करूंगा। ठीक ऐसे ही तुम्हारे सेल के अंदर काफी सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं जो तुम्हारे सीक्रेट करते हैं, मतलब बनाने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो दूसरे सेल को इंपॉर्टेंट है या हमारे ह्यूमन बॉडी को इंपॉर्टेंट है, वो चीज निकालने की कोशिश करती है। जैसे मान लो कि हार्मोन्स हो गया, सर हमारा क्या निकालता है, हार्मोन्स निकालता है, एंजाइम्स निकालता है। तो इन सब का काम क्या है, एंजाइम्स का निकालना या फिर हार्मोन्स का निकालना। तो सेल अपना सेल ऑर्गेनेली काम क्या कर रहा है, एंजाइम्स निकाल रहा है, हार्मोन्स निकाल रहा है ना, या फिर म्यूकस निकाल रहा है, इन सब का निकाल रहा है। तो सीक्रेशन भी हो रहा है। तो ये सीक्रेशन किसके थ्रू हो रहा है तुम्हारा, ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज के थ्रू हो रहा है। अब वो हार्मोन तुम्हारा कौन सा निकाल रहा है, क्या वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हार्मोन तुम्हारा क्या उससे निकल रहा है, न्यूक्लियस से निकल रहा है, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, हम उसके बारे में थोड़ा भी आगे जाके पढ़ेंगे। अब ठीक है, अगर जैसे मैं बोलूँ कि सेल ऑर्गेनेलीज में जैसे मान लो कि तुम्हारा जैसे लाइसोसोम्स हो गया, है ना, लाइसोसोम्स का काम क्या होता है तुम्हारा, डाइजेशन करना, डाइजेस्ट करता है। कि जैसा मान लो कि अगर कोई भी इंडोसाइटोसिस के थ्रू, मतलब कोई भी अगर फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है इंडोसाइटोसिस प्रोसेस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, चाहे वो तुम्हारा ऑस्मोसिस से आ रहा हो चाहे डिफ्यूजन से आ रहा हो, उसको डाइजेस्ट करना, है ना, डाइजेस्ट करके दिखा रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो उसके अंदर जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो डाइजेशन के लिए जो तुम्हारा एंजाइम पाया जा रहा है, उसका एक अपना ही अलग फंक्शन हो गया। या फिर मान लो कि जो तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है मुझे बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन करना। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, जो है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ स्पेस वेयर द एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो प्रोड्यूस होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो तुम्हारे सेल को जरूरत होती है, जिसमें ताकत होती है, जिसमें एनर्जी होती है। जैसे मान लो कि हमको जब हम खाना खाते हैं तब हमको ताकत आती है। ठीक वैसे ही जब सेल को खाना खाना होता है तो वो डायरेक्ट प्रोटीन नहीं खाता है, या फिर मतलब डायरेक्ट वो नहीं खाता है, वो क्या करता है पहले माइटोकॉन्ड्रिया उसको मतलब क्या कहता है प्रोटीन वोटीन इन सबको कन्वर्ट कर देता है एटीपी मॉलिक्यूल्स में। फिर ये एटीपी मॉलिक्यूल्स ही तुम्हारा सेल अपने एज अ एनर्जी सोर्स को यूज करता है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसकी करेंसी हो जाती है। तो अभी आगे चल के क्लास 9th और क्लास 10th में तुमको पूरा और अच्छे से समझ में आएगा। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये मैंने कुछ फंक्शंस बताने की कोशिश की है सेल ऑर्गेनेलिज्म में, बताओ इतना आया। हाँ भैया। आ गया। तो अब देखो जो तुम्हारा, अब जो मान लो कि जो तुम्हारे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी कैसी बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स फिगर होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब 2 ट्रिलियन सेल है, ना जाने कितने लाखों करोड़ों सेल हो रखे हैं। तो इनमें जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए मतलब क्या है, तुम्हारे सेल्स की मल्टी सेलुलर सेल्स की जरूरत है, तुम्हारे उसमें फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की जरूरत है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कर पाए, है ना, डिफरेंट डिफरेंट सेल अपने अपने अलग तरीके से काम कर पाए, कुछ सेल कुछ अलग टिश्यू बनाए, कुछ सेल अपना अलग टिश्यू बनाए, कुछ लिम्स बनाए, कुछ हट बनाए। तो उसके हिसाब से सेल ऑर्गेनेलिज ने डिफाइन कर रखा है। तो इसी वजह से तो हमने बोला है कि जो तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल होता है, तो यूकैरियोटिक में जो 3 बेसिक फंक्शन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तुम्हारा न्यूक्लियस, तुम्हारा साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेलिज। तो तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल जो हमारे ह्यूमन बीइंग है, वो तुम्हारा क्या है, उसमें मतलब जितने भी तुम्हारे कॉम्प्लेक्स फिगर होने की वजह से उसमें काफी सारे तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं। मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। Yes, sir. आ गया ना। तो ये जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रही है ना, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट डिफरेंट उसमें, तो वो जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी करेगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे तुम्हारे सेल के अंदर कितने तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलिज पाए जा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो इतना जान लेना। तो अगर मैं बोल देता हूँ सेल ऑर्गेनेली, तो सेल ऑर्गेनेली बेसिकली कुछ नहीं है, ये छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गन्स है। जैसे मान लो कि ऑर्गन्स हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नाक है, ये सब है। तो आंख का काम क्या है, आंख का काम है तुम्हारा देखना, हाथ का काम है तुम्हारा किसी चीज को पकड़ना, पैर का काम है चलना। तो ठीक वैसे जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है, वो क्या है, वो छोटे छोटे ऑर्गन्स है जो तुम्हारे सेल के अंदर पाए जाते हैं।
और वो जो सेल के अंदर पाए जाते हैं बेसिकली साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो जो तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है वो साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं, एकदम छोटे छोटे ऑर्गन है और उनकी वो अपने अलग अलग काम है, वो अपने अलग अलग काम है, और जब उनका अपने अलग अलग काम है तो जिसकी वजह से उनकी शेप भी अलग अलग है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. आ गया ना? तो अच्छा मुझे कुछ रिपीट करो, जैसे मैंने अभी तक मैंने जितने भी तुमको मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज के नाम लिए, तुम लोग मुझे सेल ऑर्गेनेलीज के नाम रिपीट करो जितने तुम लोग को आ रहे हैं। राइबोसोम, Mitochondria, एक एक करके पहले तुम बताओ। राइबो वो हो गया, राइबोसोम्स बता दिया उसने। अब उसने बता दिया कुलदीप ने। अभिषेक तुम बताओ एक। mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। प्रोमिता तुम बताओ। So chromatin material होगा cell organism. नहीं, क्रोमेटिन मटेरियल नहीं होगा, क्रोमेटिन मटेरियल नहीं होगा। वो तुम्हारा एक सेल ऑर्गेनेली का पार्ट है। समझ में आ रहा होगा? जैसे तुम्हारा राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाता है तो प्रोटीन उसका पार्ट है, वो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली नहीं होगा। तो मुझे बताओ सेल ऑर्गेनेली का एक एग्जांपल दो कोई भी और। भैया मैं दूं? दो यश। गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस हो गया, चलो ठीक है। फिर उसके बाद तुम आंसर दो, मतलब क्या कहते हैं कुलदीप, एक और आंसर बताओ तुम। लाइसोसोम, क्या? भैया रुकिए भाई, लाइसोसोम। रुक जाओ, शांत रहना, उसको बोलने दो। क्या क्या बोला? भैया वही बोल रहा था। भैया नेम भूल गया था। लाइसोसोम था ना, लाइकोपोर ऐसे कुछ इसने बोला था। ठीक है, अब इसे अरे एक और मैंने नाम स्पेस बताओ। लगा दिया। endoplasmic reticulum, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड। अब तुम बताओ प्रोमिता, एक और नाम बताओ। तो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स नहीं बेटा, क्रोमोसोम तुम्हारा न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो न्यूक्लियस भी तो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली है, तो तुम न्यूक्लियस भी बोल सकती हो। क्या बोल सकती हो कि भैया न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेली Yes. है ना? ये हो गया। तो चलो एक और तुम प्रोमिता तुम ही एक और बताओ, बस एक और बताने की कोशिश करो। भैया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, हो गया। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम्स हो सोचो गया, एक सेल ऑर्गेनेली तुम्हारा केवल उसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है सेल ऑर्गेनेली। हाँ, सेल वॉल, सेल वॉल नहीं कहते। प्लास्टिड, प्लास्टेट्स हो गया, प्लास्टेट हो गया, हाँ, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, ये सारे हो गए। याद करो, मैंने स्टार्टिंग में कितनी मेहनत से तुमको सेल ऑर्गेनेली स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, है ना? ये सारी चीजें। अच्छा अभी अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको छोटा सा एक हिंट देने की कोशिश करूँ, अभी बताओ मुझे तुम्हारा ये क्या था? राइबोसोम्स है ना? ये क्या राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम क्या होता है? भैया तो प्रोटीन RNA और प्रोटीन बनाना। आरएनए प्रोटीन बना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? respiration, एटीपी पावर बनाना। हाँ, एटीपी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन करना, वेरी गुड। अगर जैसे मैं बोल देता हूँ कि क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? भैया वो जो प्लांट की लीफ होती है उसको फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना, जो ग्रीन वेरी लाइट। गुड, फोटोसिंथेसिस में करना। अब मुझे तो लाइसोसोम्स का क्या काम होता है? भैया ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं सेल के, सेल में गड़बड़ी होने पे वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट कर देता है, ये सारी चीजें हो ना, डाइजेस्टिव बैग भी बोला जाता है इसको ना, इस तरीके से हो गया। तो अब साइड बैग। हाँ, साइड बैग हो गया। तो अब न्यूक्लियस का जो बताओ, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? ब्रेन ऑफ chromatin द सेल। material को store करना, हाँ, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, राइबोसोम्स को स्टोर करना, ये सारी चीजें भी हो गया बड़े आराम से, काम खत्म। समझ में? तो ये जितने भी तुम्हारे सेल ऑर्गेनेलीज है, इन सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम लोग कल से स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला कल जो होगा वो होगा तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होगा? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेसिकली तुम्हारा हाँ, ये हम देखेंगे कि तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैसे तुम्हारा न्यूक्लियस से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं राइबोसोम्स आता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है क्या नहीं होता है, हम इन सब चीजों के बारे में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, उससे पहले जो अभी मतलब क्या कहते हैं हमने जो चीज पढ़ी है उसके बारे में एक बार थोड़ा देख लेते हैं तो चीज समझ में आएगा। तो देखो ये सेल ऑर्गेनेलीज है। अगर तुम बगल में ध्यान से देखोगे जो मैं तुमको इमेज दिखा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे क्या है, ये सेल के सेल ऑर्गेनेलीज है ना? तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, इनके डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। ऐसे कुछ चीजें क्या करेंगे, सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे राइबोसोम्स का प्रोटीन में काम करना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तुम्हारा लिपिड को सिंथेसाइज करना, तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस बनाना। ठीक वैसे जैसे मान लो कि सेल तुम्हारा इन सब चीजों को यूज करने के बाद क्या करेगा, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बनाएगा ना, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा उसको सीक्रेट भी करेगा, बाहर निकालेगा।
तो वो हो सकता है तुम्हारा एंजाइम हो, वो हो सकता है वो हार्मोन हो, वो हो सकता है म्यूकस हो, या फिर वो तुम्हारा कुछ भी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ईटीसी में। ये हो गया। इसके साथ साथ जैसे मान लो कि अगर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी तुम्हारा अगर फॉरेन मटेरियल आ गया, तो उसको भी डाइजेस्ट करना, कि ताकि वो तुम्हारे सेलुलर की इंफॉर्मेशन को बिगाड़ ना पाए, उसके डीएनए को बेकार ना कर दे, तो उसकी मदद के लिए करना आता है, काम में आता है तुम्हारा लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के अंदर एक ऐसा एंजाइम होता है जो तुम्हारे उसके अंदर को डाइजेस्ट कर देता है। ठीक वैसे अगर जैसे मैं बोल देता हूँ माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया तुम्हारा एटीपी को बनाता है, मतलब एनर्जी को जनरेट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज के डिफरेंट डिफरेंट वर्क है। तो अभी इनके तुमको इमेज भी दिखाया करेंगे, इन सारी चीजों को भी बताया करेंगे। तो जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो कॉम्प्लेक्स फिगर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें काफी सेल इवॉल्व हो रखे हैं। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स ह्यूमन फिगर है, तो इस तरीके के जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उनको सपोर्ट करने के लिए हमको बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, काफी नंबर में, काफी ग्रेट डील ऑफ नंबर में हमको मतलब क्या कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिज की जरूरत पड़ती है। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाए, अलग अलग काम अच्छे से हो पाए, तो वो जो सेल है, वो सेल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेन बाउंड होती है, और वो अपना काम अलग करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम अलग, उसका काम अलग। इसी वजह से तुम्हारे तुम्हारे क्या कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड होती है, ताकि इसको कोई खराब ना कर सके। तो अगर मैं एकदम छोटी सी बात बताना चाहूँ, तो सेल ऑर्गेनेली क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल ऑर्गन, छोटे 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 स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, जो कि तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं सेल के होते हैं, और जो कि तुम्हारे साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे कि ये देखो, एक बार फिर से तुमको दिखा देता, वही चीज है। साइटोसोल के अंदर ये छोटे छोटे ये तुम्हारे हो गया। तो ये जो रेड कलर का है, ये तुम्हारा माइट्रोकॉन्ड्रिया है ना, ये तुम्हारे हो सकते, ये तुम्हारा वॉक्यूल हो सकता है, तुम्हारा ये तुम्हारा गोल्गी अपरेटस हो गया, ये तुम्हारा हो गया तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये वो हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताएंगे। तो इसके बाद ये तुम्हारा जो बीच में ये तुम्हारा हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज हो गया। तो अभी इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, दिक्कत मत लो। तो अब ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये जो तुम्हारा सेल ऑर्गेनेली है, ये तुम्हारे लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है, जो कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फंक्शन और स्ट्रक्चर को और शेप को डिफाइन करने की कोशिश करता है, कि कोई सेल कैसा लगेगा। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, तो तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, एंडोप्लाज्मिक हो सकता है, गोल्गी अपरेटस हो सकता है, लाइसोसोम्स हो सकता है ना, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ओवरव्यू था, आया समझ Yes, में? sir. हाँ भाई। आ गया। ठीक है, प्रोमिता पहला आंसर तुम्हें बताओ। What characteristic defines most cell organisms that help a cell perform different functions? They are freely floating in the cytoplasm. They are non-functional. They are membrane bound. They are only found in plants. So C, they are membrane bound. यार मेम्ब्रेन, वेरी गुड। अभिषेक बेटा इसका आंसर बताओ। Which organelle is primarily responsible for protein synthesis? Smooth endoplasmic reticulum, chloroplast, ribosomes, mitochondria. Option B, chloroplast. अच्छा चलो ठीक है, वो यस तुम आंसर बताओ, और कोई नहीं बोलेगा। जिसका मैं नाम बोलूंगा केवल वही आंसर बोलेगा, और जब मैं नाम बोलूंगा तभी वो अपना माइक खोलेगा, अदरवाइज बाकी सब अपना माइक म्यूट कर लेंगे। यस, इसका आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ऐसा कौन सा सेल Which ऑर्गेनेली है organ, तुम्हारा तो तुम्हारा प्रोटीन बनाता है? which organelle is primarily responsible for protein synthesis? भैया ribosomes. राइबोसोम्स, वेरी गुड। चलो ठीक है, कुलदीप बेटा इसका आंसर बताओ। This primarily occurs on the surface of which organelle? Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum, lysosome, mitochondria. Option B. हाँ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो तुम लोग को बाद में बताऊंगा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। चलो प्रोमिता इसका आंसर बताओ। The synthesis of food such as glucose and starch through photosynthesis is carried out by which organelle? Mitochondria, chloroplast, ribosome, lysosome. The नहीं, तो chloroplast. हाँ, क्लोरोप्लास्ट। तो मतलब कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेली है जो कि तुम्हारा ग्लूकोज और स्टार्च को बनाता है ना, फूड को स्टोर करता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो वो है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इन सबको। अभिषेक इसका आंसर बताओ। Which of the following substances are product that a cell secretes? भैया secretes मतलब सेक्रेट्स मतलब निकालना, जो प्रोडक्ट बना है उसको निकालना, सेल प्रोडक्ट्स को निकालना। DNA and RNA, enzymes, hormones and mus- glucose म्यूकस, and starch, एंजाइम्स, ATP. हार्मोन्स एंड म्यूकस, ये लिखा है वो।
ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो ठीक है, यश इसका आंसर बताओ। Intracellular digestion of substances taken up by the cell during endocytosis is performed by enzymes from which organelle? क्वेश्चन का मीनिंग बताओ पहले। भैया जो इंट्रा सेलुलर मतलब जो सेल के अंदर डाइजेशन होता है सब्सटेंसेस का वो जो सेल के अंदर होता है जो सेल से एंडोसाइटोसिस के समय वो वेरी गुड। कौन सा एंजाइम परफॉर्म करता है भैया? ए माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, मैं क्वेश्चन को बताऊंगा, इसका आंसर तुम खुद ही बता दो। मैं बोल रहा हूँ कि जब एंडोसाइटोसिस होता है तो सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन। तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली है जो तुम्हारे इंडोसाइटोसिस जब जो होता है तो वो जो तुम्हारा डाइजेशन करता है, वो एंजाइम अपना छोड़ता है, तो मुझे बताओ। भैया लाइसोसोम्स। है ना, क्या होगा? लाइसोसोम्स होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का काम है यार एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इस चीज को मत बोलो। जल्दी बता, इसका आंसर बताओ। अबे भाई इसका पढ़ भाई, क्वेश्चन पढ़, मीनिंग बता और आंसर दे। The synthesis of energy-rich ATP, endocyne ट्राइफॉस्फेट, triphosphate, triphosphate एडेनोसिन, एडेनोसिन is the ट्राइफॉस्फेट बोल सकते हो। primary function of which organelle? Option A smooth endoplasmic reticulum, option B chloroplast, option C ribosome, option D mitochondria। भैया इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली है जो सिंथेसिस करता है एनर्जी रिच एटीपी को? हम्म, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो अमिता इसका आंसर बताओ। Why do larger or more evolved cells, particularly those from multicellular organisms, have extensive metabolic activities? To simplify their structure, to reproduce their energy needs, to support their complicated structure or function, to eliminate the need for organelles. बताओ। So C, to support their complicated structure or function. वेरी गुड, आ गया आंसर। अब मुझे बताओ अभिषेक, इसका आंसर बताओ। What is primarily reason cell have membrane bound organelles? To increase the overall size of cell, to keep different type of metabolic activity separate, to store excessive water, to provide structural support to the cell wall. Option B. ऑप्शन बी, वेरी गुड। हर तुम्हारे ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंड क्यों हो रखी है? ताकि वो अपना अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेपरेट कर पाए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया काम अपना बड़े अच्छे से कर पाए। ये ना हो कि लाइसोसोम्स आ रहा है, लाइसोसोम्स उसी को अटैक कर दे रहा है। तो अब जैसे मान लो कि लाइसोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक क्यों नहीं कर रहा है, डाइजेस्ट कर देता है, बल्कि लाइसोसोम जो होता है वो किसी भी सेल के पार्ट को डाइजेस्ट कर सकता है, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको जो इन्फॉर्मेशन दे रही है वो डीएनए दे रहा है। डीएनए बोल रहा है कि भाई ये अपने ही काम का है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको ना मार देना। तो देख लो डीएनए कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है लाइसोसोम्स को, जो कि तुम्हारा मतलब सेल स्ट्रक्चर को बना के रख रहा है। अब मान लो कि अगर डीएनए बोल दे कि भाई जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सबको उड़ा दे, तो मान लो कि अगर वो सबको मारने लगेगा तो क्या होगा? फिर तुम्हारा सेल डेड हो जाएगा। तो डीएनए इन्फॉर्मेशन, डीएनए हेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ये चीजें, इसको लिंक करने की कोशिश किया करो, सोचा करो कि आप यार ये होएगा क्यों, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों होना चाहिए ना। ये चीजें भले चाहे मुझे नहीं आए, नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं आएगा तो मैं सर्च करके बता दूंगा। यही चीजें, चैट जीपीटी है, सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, चलो इसका आंसर बताओ कुलदीप। Cell organelles are best described as small organs of the cell. स्मॉल ऑर्गन ऑफ द सेल, वेरी गुड। यश इसका आंसर बताओ। Where are cell organelles typically found embedded within the cell? The nucleus, the cell wall, the cytosol, the cell membrane. भैया the cytosol. द साइटोसोल, वेरी गुड। चलो ठीक है, अभिषेक इसका आंसर बताओ। Which of the following is not a characteristic feature of cell organelle mentioned in text? They they form living part of the cell. Each has definite shape. Each has definite structure. They are all identical. ये किसके घर से इतनी आवाज आ रही है? भैया माइक ऑन था, देखा नहीं था। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, क्या बोला कि इसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी नहीं है सेल ऑर्गेनेली की?
तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कि हाँ ये लिविंग कंटेंट होता है, डेफिनेट डेफिनेट शेप का होता है, डेफिनेट स्ट्रक्चर भी तो होगा, शेप और स्ट्रक्चर सेम ही तो होता है। अबे फंक्शन क्या आइडेंटिकल होते हैं क्या, बता मेरे को। क्या माइटोकॉन्ड्रिया का काम और राइबोसोम्स का काम आइडेंटिकल होता है? नहीं। नहीं होता ना, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी। थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे भाई। प्रोमिता इसका आंसर बताओ। All of the following are examples of cell organelles listed in the text except mitochondria, ribosome, cell wall, Golgi apparatus. To see cell wall. सेल वॉल, वेरी गुड, है ना। तो देखो आज जो तुम्हारा साइटोप्लाज्म जो मैंने पढ़ाया है वो केवल और केवल बेसिक है, वो कोई वो नहीं है, वो बहुत ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो उसके बारे में तो सबसे पहला आज जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा, व्हाट इज साइटोसोल। क्या होगा? व्हाट इज साइटोसोल, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट फाउंड इन द साइटोसोल, ठीक है। तो तुमको बताना पड़ेगा कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बोलूं चाहे साइटोसोल बोलूं बात वही है, ठीक है। तो मतलब तुमको साइटोप्लाज्म साइटोसोल एक ही है, तुमको वो समझाना है। फिर तुमको बताना है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो जैसे तुम बोलोगे कि उसमें मतलब क्या कहते हैं, कुछ तुम्हारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, है ना। वो प्रोटीन पार्ट तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, उनको साइटोसोल बोल। पहले तुम साइटोसोल को समझा देना कि साइटोसोल इज अ फाइबरस प्रोटीन which help to maintain the structure and the shape of the cell, and it is basically based on the three protein, इंटरमीडिएट प्रोटीन, माइक्रोफिलामेंट और तुम्हारा माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है व्हाट आर द डिफरेंट कंपाउंड फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो बोल देना देयर आर मेनी डिफरेंट कंपाउंड। बेसिकली यहाँ जो कंपाउंड की बात हो रही है ये तुम्हारा है सेल ऑर्गेनेलीज। क्या है तुम्हारा? सेल ऑर्गेनेलीज। तुम बताओगे देयर आर मेनी डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, लाइक सेल और तुम्हारा साइटो तुम्हारा क्या कहते हैं, तुम्हारा जितने भी है बाकी तुम जितना बता देना, तुम राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब बता देना, है ना। तो इनको पॉइंट वाइज लिखना है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 मार्क्स का। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेली विच यू नोन बाय टुडे। समझ में आ गया? मतलब तुमको फंक्शन बताने हैं सेल ऑर्गेनेली के जिनको तुम आज तक जानते हो, जितना मैंने अभी तक तुमको थोड़ा बहुत बताया है उसके बारे में, ठीक है। तो जैसे राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, तो बस केवल इतना लिख दोगे तो भी मेरे लिए काम चल जाएगा। ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स का। अब मुझे बताओ इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। किसी को कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है? सबको आ रहा है? यश हाँ भैया। Yes, sir, आ रहा है। आ रहा है? अभिषेक, कुलदीप, किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में? सबसे पहले मुझे ये बताओ। No, sir. नहीं है नो ना? सर। तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अभी रुकना है।